नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली के विरोध में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राजधानी देहरादून स्थित गांधी पार्क में मौन उपवास रखा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लगातार भर्ती परीक्षाओं में धांधली सामने आ रही है, जिसमें खुद विभाग के अधिकारी ही संलिप्त हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूँगा, मौन उपवास में बैठने से पहले वो गंभीरता से चिंतन करें। लीबा पोती का कोई भी प्रयास इस संस्था को खत्म कर देगा और राज्य के हितों पर इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा और राज्य के लोक सेवा आयोग के लोगों को भी इस पर मनन करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंचे। ऐसे में राजनीति के गलियारों में ये कयास भी तेज हो गए कि बीजेपी जल्द ही दायित्वों के बंटवारे पर कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दायित्वों के बंटवारे पर बीजेपी हाईकमान से कोई सिग्नल मिल सकता है। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले से निर्धारित थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे महामंत्री संगठन वहाँ मौजूद हैं और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है रूटीन बैठकें हैं वो होती रहती है। जहाँ तक दायित्व वितरण की बात है, सरकार के जो हमारे दायित्व हैं वो आप जानते हैं कि मिलने हैं और उसके मिलने से जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो सरकार में जिनका पहले से अनुभव रहा है या उनको विशेषज्ञ हैं अपने अपने चीज़ों के, जब उनको दायित्व मिलेगा तो सरकार को उनसे एक मदद ही मिलती है और कोशिश तो ये है कि बहुत जल्द उनको दायित्व वितरण हो। उत्तराखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी पर आए दिन आक्षेप लगाने वाले और छीटाकशी करने वाले आज इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अपने दायित्वों का बंटवारा नहीं कर पाए हैं। बहुत ज़्यादा हमने बयानबाजी करते हुए प्रदेश अध्यक्ष को भी सुना, मुख्यमंत्री को भी सुना कि नए साल में दायित्वों का वितरण हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन अभी तक नए साल का 1 महीना बीतने को आया है और उनके दायित्वों का वितरण नहीं हो पा रहा है। ये साफ तौर पर परिलक्षित करता है कि भाजपा में ऑल इज नॉट वेल। भाजपा में जो धड़ेबाजी, जो गुटबाजी, जो नूरा कुश्ती है वो अपने चरम पर है और सारे गुटों को साधते साधते कहीं मुख्यमंत्री ही कंफ्यूज हो चुके हैं। जोशीमठ शहर पर आई आपदा को लेकर सरकार और प्रशासन चिंतित नजर आ रहा है। इसके साथ ही सरकार का संकल्प है कि वैज्ञानिकों की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद अगर जोशीमठ के पुनर्निर्माण की संभावनाएं बनती हैं तो फिर केदारनाथ की तरह ही जोशीमठ शहर का भी पुनर्निर्माण होगा। और इसके अतिरिक्त जोशीमठ में अभी कई स्थानों पर क्रेकोमीटर लगाए गए हैं जो भू धसाव के बाद भवनों में आ रही दरारों की रिपोर्ट तैयार कर रही हैं, जिसका CBRI के वैज्ञानिकों की तरफ से जांच की जाएगी और अध्ययन किया जाएगा। कल हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि कुछ हल्की दरारें वहाँ भी आई है, तो वो CBRI वाले मॉनिटर कर रहे हैं, तो अगर उनको भी कुछ उसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी तो की जाएगी। हमारे CBRI के 5 साइंटिस्ट हैं और उनके साथ PWD के लगभग 30 इंजीनियर लगे हुए हैं, तो वी आर मॉनिटरिंग एवरी ईच एंड एवरी हाउस। में लगातार हो रहे भूधसाव और मकानों में बड़ी बड़ी दरार पड़ने लगी हैं। लोग दहशत में हैं। प्रशासन की तरफ से 165 मकानों को सुरक्षित जोन में रखा गया है। जिन मकानों को असुरक्षित जोन में रखा गया है और उनको लेकर के भी चिन्हित किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक 165 मकानों को असुरक्षित जोन में रखा गया है। जोशीमठ जो भूधसाव की जो आपदा है उसको झेल रहा है। दूसरी ओर जो लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। जगह जगह लोगों के जो मकान हैं उन पर दरारें पड़ी हुई है और कुछ जो लोग जो मकान हैं असुरक्षित मकान जो प्रशासन ने चयनित किए हैं गए हैं, जिनके मकानों पर लाल रंग के निशान लगाए गए हैं, उनको हिदायत दी गई है कि आप रात के वक्त वहाँ न रहें। उन्हें दूसरे स्थानों पर सरकार ने प्रशासन द्वारा भेजा गया है। हालांकि जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो राहत की बात कर रही है। राहत के तौर पर जो 1.5 लाख रुपए जो लोगों को दिए जाने हैं, जो जिनके मकानों पर जो लाल रंग के जो निशान लगाए गए हैं उनको अभी तक जो 1.5 लाख रुपए की धनराशि कई लोगों को नहीं मिल पाई है। वो तहसील के और पालिका के चक्कर लगाकर परेशान हैं। और दूसरी ओर जो लोग हैं जिनके मकानों पर ना तो दरार है
और ना ही उनके मकानों पर क्रॉस, लाल रंग का क्रॉस लगाया गया है। उन्हें वो धनराशि उपलब्ध हो गई है, जिसके बाद उनके पास जो लोग हैं जो रात दिन तहसीलों के चक्कर लगा रहे हैं, वो बहुत परेशान है। कई बार उन जो सेक्टर जो अधिकारी हैं उनको भी फ़ोन लगाने की कोशिश की गई इंडिया वॉइस के द्वारा, लेकिन उन्होंने भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। सोनू नियाल, इंडिया वॉइस, चमोली, जोशीमठ। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक जोत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार पर जोशीमठ आपदा से निपटने के लेकर फेल बताया है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में आई आपदा को लेकर जब तक सरकार यह तय नहीं करती कि दैवीय आपदा है या मानव जन, तब तक जोशीमठ के लोगों के साथ न्याय होना संभव नहीं है। सरकार जब तक ये नहीं तय कर पाएगी कि जोशीमठ में जो आपदा आई वो दैवीय आपदा है या मानव जनित आपदा है, तब तक जोशीमठ के लोगों के साथ न्याय होना संभव नहीं है। सरकार अभी तक एनटीपीसी को बचाने के लिए इसको दैवीय आपदा घोषित करना चाहती है। 2 तारीख से ये हादसा हो रहा, उससे 1 साल पहले से वहाँ पर दरारें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन सरकार ने, सरकार के नुमाइंदों ने, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोग आंदोलन करते रहे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और उसका परिणाम है कि जोशीमठ आज बर्बादी के कगार पर है। जोशीमठ के लोगों को ये पता नहीं कि जब ये जोशीमठ दरकेगा, उनके मकान टूटेंगे तो उनको कहाँ पर सरकार विस्थापित करने जा रही, कोई जगह चिन्हित नहीं हुई। तो मां भारती ने तो इन परियोजनाओं पर ही सवाल उठा करके सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया था कि परियोजनाएं इस इलाके के लिए खतरनाक हैं। वो केंद्र में उस समय मंत्री थी, उनकी अपनी सरकार में मंत्री रहते नहीं सुनी गई। उनके दो विभाग मंत्रालयों ने जब सुप्रीम कोर्ट में सही समय पर जानकारी नहीं दी तो उमा भारती का एफिडेविट भी खारिज हो गया। तो उमा भारती ने जो चेतावनी दी उस समय उन्होंने इस समय भी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, तो ये अपने आप में पर्याप्त है समझने के लिए कि भाजपा की उत्तराखंड की सरकार विस्थापितों, जो जोशीमठ के प्रभावित परिवार हैं, उनको अभी न्याय नहीं कर पा रही। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि एक शगुफा छोड़ा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी पैनी नजर रखी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो 1 रुपये का पैकेज दिया नहीं। एक और बड़ा घोटाला हो गया कि जिस एसटीएफ ने नकल माफियाओं को पकड़ा, उस एसटीएफ से जांच हटाकर एसआईटी को दी गई। एसटीएफ के नकल घोटाले के उजागर करने को सरकार को रास नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात है और इसीलिए उन्होंने उनसे जांच हटा दी। तो इस ढंग का अगर सरकार का एटीट्यूड होगा तो नकल होती रहेगी। केवल सजा का प्रावधान करने से, सख्त कानून बनाने से न नकल रुकती है, न कोई दूसरा अपराध रुकता है। सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होगी, अपराधी को अगर डर होगा कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमको उसका दंड तुरंत मिलेगा, तो तब जो है कि ये अपराध रुकते हैं। सरकार, अपराधी बेखौफ है, नकल माफिया बेखौफ है, क्योंकि उनके पर सत्ताधारी सफेद पोशों का हाथ है। भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड विधानसभा के पूर्व सचिव मुकेश सिंघल के खिलाफ अब विजिलेंस जांच होगी। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति ने पूर्व विधानसभा सचिव के खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है। सिंघल को 5 साल में 3 पदोन्नति भी दी गई है। हालांकि अब मुकेश सिंघल को संयुक्त सचिव के पद पर रिवर्ट कर दिया गया है। पूर्व विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल पर विधानसभा में 32 पदों की सीधी भर्ती के लिए विवादित एजेंसी RM टेक्नो सॉल्यूशन का चयन करने और 3 दिन में उसे 59 लाख रुपए का भुगतान करने का आरोप है। आपको बता दें कि RM टेक्नो सॉल्यूशन एजेंसी UKSSC की भर्ती परीक्षाओं में भी विवादित है। उधर कालाढूंगी के कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत पाटकोट क्षेत्र में विद्युत लाइन और फीडर निर्माण कार्य करीब 3 साल से लंबित था, जिस कारण कोटाबाग और पाटकोट क्षेत्र के जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सालों से लंबित विद्युत लाइन और फीडर का काम पूरा होने से स्थानीय क्षेत्रवासियों को सालों का इंतजार खत्म हो गया था। तो वहीं उपखंड अधिकारी दीपक पाठक ने बताया कि यह फीडर पाटकोट क्षेत्र के लिए स्वतंत्र फीडर बन गया है। तो वहीं कोटाबाग क्षेत्र के लिए फीडर की लंबाई 47 किलोमीटर से घटकर मात्र 11 किलोमीटर रह गई है, जिसका लाभ दोनों क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा। दूसरा, पाटकोट वालों के लिए फायदा यह है कि उनको जो है कोटाबाग में कोई दिक्कत होती तो उनको लाइन बंद हो जाती थी। उनके लिए फायदा यह है कि अब उनकी सेपरेट लाइन हो चुकी है। ये हमारा काम जो है विगत 3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो हमारा 30 मई 2022 को हमने स्टार्ट किया प्रशासन की मदद से, और 31 जुलाई को हमारी लाइन LMT कंप्लीट हो गई थी। अक्टूबर में हमें जो है जो ब्रेकर है वो स्टोर द्वारा मिल गया था और हमने 11 जनवरी 2023 को नो लोड पर ये लाइन चार्ज कर दी थी। यहां पर रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड पुलिस के 20 दरोगाओं को निलंबित किए जाने के बाद बीजेपी ने इसे धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर करार दिया है, जिसमें भ्रष्टाचार करने वाले और भ्रष्टाचार की नियुक्ति होने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विजिलेंस जांच में दरोगा भर्ती 2015 के इन 20 दरोगा की पुष्टि हुई है, जिनमें अनुसंधानों का प्रयोग कर भर्ती परीक्षा पास करने का काम किया गया था। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रारंभ से ही भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की बात की थी और ये पूरी तरह से वे लागू भी कर रहे हैं। विभिन्न मामलों के बीच में नया मामला दरोगा भर्ती प्रकरण का है और इसमें 20 सब इंस्पेक्टर निलंबित किए जा चुके हैं और इसके अलावा आगे की कार्रवाई भी जारी है। ये मामला मूल रूप से कांग्रेस के समय का है, लेकिन कांग्रेस की आदत ये रही है कि या तो उन्होंने भ्रष्टाचार को छुपाया और या अगर कहीं कोई जांच हुई या बात आगे बढ़ी भी तो उसको दबाया। उन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमारी सरकार इस मामले में पूरी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रही है। भ्रष्टाचारी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े जाने हैं, ये मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड में मौसम की हलचल को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 18 से 19 तारीख के दरमियान अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे भी कुछ दिन बारिश और बर्फबारी के संकेत दिए गए हैं। हालांकि लिफ्ट हो जा रहा है, जैसे आप देहरादून में भी देख रहे हो। हालांकि जो सरफेस विजिबिलिटी ठीक ही है, लेकिन जो लिफ्टेड फॉग है थोड़ा जो है, तो अभी भी जैसे सनशाइन जो है सुबह के टाइम थोड़ा काफ़ी देर तक नहीं मिल रहा है। 12-1 बजे के बाद जो है सनशाइन मिल रहा है, तो ठीक है। तापमान की अगर बात करें, पहाड़ों में हमारे नॉर्मल के आसपास है, चाहे वो न्यूनतम है चाहे अधिकतम है। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को तत्परता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा है कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनमें तकनीकी कारणों के चलते उनका समाधान करने में देरी हो रही है। ऐसे में जनता को लगता है कि अधिकारी की जांच सही नहीं है, इसलिए जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी समस्याओं पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने का काम किया जा रहा है। ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनमें जो एप्लीकेंट है वो संतुष्ट नहीं होता। हम क्योंकि जांच तो कर ही देते हैं और समय से जांच भी हो जाती है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें वो संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम यही कोशिश करते हैं कि तब कोई सीनियर लेवल का अधिकारी वहाँ चले जाए और उनसे, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें जो टेक्निकली वो नहीं हो सकते हैं, लेकिन एप्लीकेंट को लगता है कि नहीं वो जांच सही नहीं है करके। तो ऐसे कुछ केसेस आते हैं, लेकिन वो जेन्युइन है, उनकी भी अपनी इश्यूज़ हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं कि एमिकेबली रिजॉल्व करें। अब तक यही देखा सुना जाता रहा है कि कोई भी देश सीमाओं की हिफाजत और निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान तो हालांकि ड्रोन का इस्तेमाल चोरी छिपे पंजाब सीमा पर ड्रग्स हथियार स्मगलिंग के लिए भी करता रहा। ड्रोन के सदुपयोग के मामले में उत्तराखंड राज्य अब इन सब से भी 4 कदम आगे निकल रहा है। इस राज्य की पुलिस ने ड्रोन के जरिए घने बियानबन जंगलों में मौजूद अवैध शराब के अड्डों को तबाह करना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में हरिद्वार में ड्रोन की मदद से जंगलों और नालों के बीच बनाए गए कच्ची शराब के अड्डा का खुलासा कर 2 शराब तस्करों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले के बाद एसटीएफ से विशेष एसआईटी की जांच ट्रांसफर करने के बाद बड़ी सफलता एसआईटी के हाथ लगी है। एसआईटी हरिद्वार द्वारा लेखपाल पटवारी मामले के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसका नाम सोनू कुमार उर्फ खडको पुत्र एलम चंद्र निवासी पडली खुशहालपुर थाना जानकीपुर जिला सहारनपुर है, जिसे उत्तर प्रदेश के छुटमलपुर बस अड्डा सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही रिजॉर्ट से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी संकलित किए गए हैं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी शामिल हैं इनमें। और किस माध्यम से वो जुड़े थे सभी कुछ स्पष्ट हो जाए और कोशिश रहेगी कि इसमें जो है जल्दी से जल्दी इसमें पूरी कार्रवाई को पूर्ण किया जाए। आप एसटीएफ में रहे तो इसका क्या अनुभव का अपने लाभ यहाँ मिलेगा? देखिए, एक एजेंसी में एसटीएफ एक स्पेशल एजेंसी है और इसमें खासकर जो परीक्षा यूके ट्रिपल एसएससी की जो परीक्षा थी उसमें मेरे द्वारा इसमें परीक्षण किया गया था, तो उसके कारण जो है यहाँ पर आज ये वेशना यहाँ एसआईटी का यहाँ पर बनाया गठन हुआ जो मेरे परीक्षण में है, जिसमें एसपी क्राइम हमारे जो अध्यक्षता कर रही है, उनके एक साथ एक डेडिकेटेड टीम लगी
लगी है। तो कहीं ना कहीं जो पुराने एक्सपीरियंस होते हैं और जो आपने सीखा है, और परीक्षाओं में खासकर किस तरह से धांधली होती है, किस तरह से आयोग के अंदर से कोई कर्मचारी मिली भगत होती है, बाहर किस तरह वो स्टूडेंट्स को बेचा जाता है या उनको तैयार किया जाता है, वो चेन के बारे में जानकारी है और उसकी मदद मुझे जरूर मिलेगी और आगे इसमें जल्दी जल्दी वर्कआउट करने में भी सहायता मिलेगी। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस वार्ता करते हुए जोशीमठ की मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी साझा की है। अब तक जोशीमठ के सभी 9 वार्डों में 849 भवनों पर दरारें देखने को मिली हैं, जबकि 9 में से 4 वार्डों को रहने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया है, जिसमें 165 आवासों को रहने के लिए असुरक्षित पाया गया है। जेपी कॉलोनी के 15 भवनों को भी पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया है। टीम ने कहा है उनके 10 लोग लगे हुए हैं एनजीआरआई के, 10 साइंटिस्ट, और 2 वीक का समय मांगा है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के लिए, और फाइनल रिपोर्ट वो 3 वीक्स में देंगे, 3 सप्ताह में। वाडिया के 7 इंजीनियर साइंटिस्ट लगे हुए हैं और उन्होंने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 2 सप्ताह में कहा है और फाइनल रिपोर्ट 2 महीना लेने की बात कही है। जीएसआई के 7 साइंटिस्ट लगे हुए हैं, प्रिलिमिनरी 2 सप्ताह में और फाइनल 2 महीने में। आईआईटी रुड़की की टीम अभी पहुंची है, उनके द्वारा असेसमेंट किया जा रहा है कितना समय लगेगा, कितने जगह पर उनको टेस्टिंग करनी है, और उसके बाद वो अपनी टाइमलाइन देंगे। लाइकवाइज सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उनके भी लोग लगे हुए हैं, 4 लोग, और 1 सप्ताह में उन्होंने अपना प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और 3 सप्ताह में फाइनल रिपोर्ट देने की बात कही है। IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, उनकी जो टीम काम कर रही है, देहरादून से काम कर रही है, क्योंकि सेटेलाइट इमेजरी पे काम करना है। तो 1 सप्ताह में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और फाइनल 3 महीने में उनके द्वारा रिपोर्ट देने की बात कही गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में मंगलवार को तहसील भगवानपुर परिसर में आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसील दिवस में कुल 40 प्रार्थना पत्र प्राप्त मिले। इनमें से 16 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं बाकी प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में लगे वाले समय के अनुसार संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारित करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। उधर रानीपुर क्षेत्र के नाले में एक महिला का शव पड़ा मिला है। एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, लेकिन मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस महिला के बारे में जानकारी जुटा रही है। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सचिव लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीते 2 रोज पूर्व मसूरी उपजिला चिकित्सा अस्पताल के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने अस्पताल में मिली खामियों और बिना बताए अस्पताल से गायब स्वास्थ्य अधिकारियों और स्टाफ के मामले में स्वास्थ्य महानिदेशक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकारी योजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर भी सचिव स्वास्थ्य ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए, इसमें मैं जब विज़िट किया था सैटरडे मसूरी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें काफ़ी सारा खामियां पाई और काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स भी अनुपस्थित पाए गए। तो संबंधित को कारण बताओ नोटिस इशू किया गया है और तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी जो भी एब्सेंट थे। दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और दोबारा से नड्डा को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और अपने नेतृत्व के संगठन और मजबूत होगा। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।